पूरा प्रदेश आज देख रहा है कि किस प्रकार से एक मंत्री जो सरकार के अंदर है वो ये कह रहा है कि केंद्र मंत्री उसको हराने की हर बार कोशिश करते हैं। केंद्र मंत्री ये कह रहे हैं कि एक मंत्री ने अपने समधी को चुनाव क्यों नहीं जितवाया। एक विधायक जो चुनाव हार गए अब की बार, वो ये कह रहे हैं कि एक केंद्र मंत्री है, उसने मेरी सहायता नहीं करी, उसने मेरे को हराने के अंदर पूरी ताकत लगाई। मोदी जी ने कतई एक बार भी नहीं कहा है कि ये मेरा जीवन का आखिरी चुनाव है, पर राव इंद्रजीत जी 2 बार कह चुके हैं। मतलब आप 2029 में भी राव को देख सकते हैं मैदान में? वो स्वयं कह रहे हैं, मेरा देखना ना देखने से तो जी कुछ पड़ता है नहीं, पर उन्होंने खुद ये कहा कि भी एक पारी और मैं खेल सकता हूँ। कांग्रेस एकजुट होकर काम नहीं कर रही है। अगर ब्रजेंद्र यात्रा निकाल रहे हैं तो कुछ कांग्रेसी उस यात्रा को बाधित करने में या उस यात्रा को हतोत्साहित करने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। नाम कोई किसी का नहीं ले रहा, लेकिन सब जानते हैं उस यात्रा को लेकर कौन विरोध में, कौन पक्ष में। जो इस तरह की स्थिति है कांग्रेस में, उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? 4 सीटें महेंद्रगढ़ की, 3 सीटें रेवाड़ी की और 4 सीटें महेंद्रगढ़ जिले की। इनमें से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली। वजह क्या रही? चिरंजीव राव किस दृष्टि से देखते हैं? ऐसी कौन सी मशीन इलेक्शन कमीशन लेके आई है कि वो डल चुकी है वहाँ 12 घंटे, उसके बाद उस मशीन को बंद किया जाता है, 3 दिन बाद उसको खोला जाता है और उसकी जो बैटरी है वो 58% 99% हो जाती है। राव नरबीर जी तो ये भी कह रहे थे, आपको याद होगा चुनाव के समय जी कि नांगल चौधरी के अलावा कोई सीट बीजेपी जीतने वाली नहीं है। तो जो नतीजे आए वो तो उसके बिल्कुल उलट आए। तो अब राव नरबीर जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो एक अलग बात है, पर राहुल जी ने जो बातें कही वो डाटा के साथ दी। पर आप देखेंगे बीजेपी बहुत तरीके से काम करती है। इनको ये पता है कि साउथ हरियाणा एक ऐसी बेल्ट है जहाँ पर अगर आप ये दिखा देंगे कि जाट नॉन जाट का इलेक्शन हुआ या 2 रिलीजन का चुनाव हुआ तो बात इतना लोग मानेंगे नहीं, उस बात को मान लेंगे कि भी हाँ ऐसा है। चिरंजीव राव ने अपने चुनाव में एक नारा दीवारों पर लिखवाया था, विधायक नहीं उप मुख्यमंत्री चुनिए। ऐसा कहते हैं कि पार्टी के किसी बड़े नेता को या बड़े नेताओं को ये बातें चुभ गई और उन्होंने भी चिरंजीव राव की मदद नहीं की, बल्कि उम्मीद की कि चिरंजीव राव चुनाव हार जाए। आप क्या कहेंगे? नगर परिषद भी नहीं का है और नगर परिषद का जो चेयरमैन है और विधायक है, इनकी आपस में कभी तो बनती है और कभी नहीं बनती है। ये भी मतलब अजीब है। ये कभी इनकी सेटिंग हो जाती है, कभी इनकी बिगड़ जाती है। चिरंजीव राव के सामने सवाल आ जाए, रामगढ़ भगवानपुर या एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल है वो, यानी शहर में, सेक्टर 18 में, शहबाजपुर में, गोकुलगढ़ में, फैसला कैसे करेंगे? आप एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति जो वोटों से चुनकर आता है, जिसको यहाँ के लोगों ने जिताया है, खासकर रामगढ़ और भगवानपुर दोनों गांवों में वो जीत कर आए हैं। आप उनकी कमजोरी का नाम नहीं ले सकते, विधायक की कमजोरी। मैं उनको सीधी तौर पे मैं क्या कह रहा हूँ, वो कमजोर है। पिछले चुनाव में हमने जो चुनाव लड़ा उसमें हमसे ये गलती होगी कि हमने चेयरमैन का चुनाव तो लड़ा सिंबल के ऊपर, पर नीचे के जो हमारे सिंबल जो पार्षदों को नहीं दिए, जी, उससे हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं चिरंजीव राव। चिरंजीव राव रेवाड़ी के पूर्व विधायक हैं और वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इनकी सह प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी है। पूर्वी राजस्थान के कई जिले ये संभाल रहे हैं और लंबे समय से राजस्थान में सक्रिय हैं। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा की राजनीति में इनकी रुचि सर्वविदित है, सभी आप जानते हैं। लालू प्रसाद यादव के दामाद के रूप में भी इनकी पहचान है, कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे के रूप में भी इनकी पहचान है। कई टाइटल मिले हुए हैं। आज सभी विषयों पर इनसे हम बात करेंगे। हरियाणा की राजनीति पर भी बात करेंगे, राजस्थान की राजनीति पर भी बात करेंगे, पड़ोस के जिले खैरतल तिजारा में जो आंदोलन चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, और जो राजस्थान से प्रदूषित पानी आ रहा है, जो इंटरस्टेट मामला बना हुआ है, भिवाड़ी से धारवेड़ा की ओर जो पानी आ रहा है और बड़ी समस्या बनी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो चिरंजीव राव जी, आपका स्वागत है एनजेपी के स्टूडियो में। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा महेश जी का और एनजेपी परिवार का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया।
सीधी शुरुआत तो आपके जो मूवमेंट चल रहा है इस समय कांग्रेस का, उस पर बात करते हैं। महात्मा गांधी के नाम पर जो योजना थी मनरेगा, अभी वो योजना विकसित भारत जी राम जी बन गई है। उसे लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन में उतरी हुई है। क्या कहेंगे? आज भी आप उपवास पर थे, अभी उपवास से उठकर आ रहे हैं, क्या है विरोध की वजह, क्या है? देखिए, आप भी जानते हैं कि मनरेगा की जब स्कीम लेके आई थी तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा थी यूपीए की सोनिया गांधी जी की, और हमारे अब देहांत हो गया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उनकी सोच थी कि जो करोड़ों लोग हमारे हैं जो बेरोजगार हैं, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, शोषित हों, महिलाएं हों, उनको रोजगार का अधिकार मिल पाए। और एक कहीं ना कहीं गारंटी देने का काम जो उन्होंने किया था, उसके ऊपर कुठाराघात करने का काम ये बीजेपी सरकार करने की कोशिश कर रही है। मतलब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना को बट्टे खाते लगाने का काम किया, और उसके साथ साथ इन्होंने एक और बदलाव उसके अंदर किया है कि ये पिक एंड चूज करेंगे। अब सरकार निर्धारित करेगी कि कहाँ काम करना है और कहाँ नहीं करना है। तो जो विपक्षी राज्य हैं, या विपक्ष के विधायक जहाँ हैं या विपक्ष के सांसद वहाँ हैं, वहाँ ये पैसे ही नहीं देंगे, एलोकेट करेंगे, तो अब काम वहाँ कैसे होगा? तो सीधे तौर पे एक जो गारंटी देने का काम उन्होंने किया था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुठाराघात करने का काम ये जो बीजेपी कर रही है, उसके विरोध में आज ये धरना हमारा था सांकेतिक, और आने वाले समय के अंदर हम इसको और नीचे तक लेकर जाएंगे। कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रही है, इससे पहले एक यात्रा और निकल रही है, बृजेंद्र सिंह की यात्रा, उसे लेकर के आपके पिताजी तो उसमें शामिल हुए थे। अभी वो फरीदाबाद जिले में, इन जिलों में चल रही है, हरियाणा के दूसरे जिलों में चल रही है। उसे लेकर के एक बात आ रही है कि कांग्रेस में भी अलग अलग राह अपनाई जा रही है लोगों द्वारा। कांग्रेस एकजुट होकर काम नहीं कर रही है। अगर बृजेंद्र यात्रा निकाल रहे हैं तो कुछ कांग्रेसी उस यात्रा को बाधित करने में या उस यात्रा को हतोत्साहित करने में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। नाम कोई किसी का नहीं ले रहा, लेकिन सब जानते हैं उस यात्रा को लेकर कौन विरोध में, कौन पक्ष में। जो इस तरह की स्थिति है कांग्रेस में, उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? एकजुट कांग्रेस क्यों नजर नहीं आती? देखिए, सद्भावना यात्रा जो बृजेंद्र सिंह जी निकाल रहे हैं, मुझे लगता है एक बहुत सराहनीय कदम है। किसी के लिए भी पदयात्रा करना, और इतनी लंबी पदयात्रा करना बहुत कठिन होता है। उन्होंने इसका फैसला लिया है, और जहाँ तक इसकी बात है, उसको सीधे तौर पे प्रभारी जी ने कहा है कि वो यात्रा उनकी यात्रा है, और जितने भी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं वो जहाँ जहाँ हैं उनकी मदद कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने भी उनका बड़ा अच्छा कार्यक्रम, हमने रेवाड़ी जिले में दोनों जिला अध्यक्ष, ग्रामीण भी और शहरी भी, दोनों गायब देखे, इसलिए आपसे सवाल कर लिया। जिस दिन उनका कार्यक्रम था ना, उसी दिन चंडीगढ़ में, उसी दिन पैरेलल उनकी कोई मीटिंग थी, इस वजह से वो वहां नहीं आ पाए। अच्छा, उनकी शुभकामनाएं साथ रही? हाँ, उनकी शुभकामनाएं उनके साथ है, और पूरी कांग्रेस पार्टी की उनके साथ है। देखिए, झंडा जो उनके हाथ में है वो कांग्रेस पार्टी का है, और जिसके पास भी कांग्रेस पार्टी का झंडा है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। तो पूरा प्रदेश जो है कांग्रेस पार्टी एकजुट है, और उनकी हर जगह जितना हो सका है सब सहायता कर ही रहे हैं। कांग्रेस राजी नहीं होगी? जो देख रहे हैं पिछले 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। पहले राव नरबीर सिंह का बयान आया, फिर डॉक्टर अभय सिंह यादव ने ठोक के भाषण दिया राव इंद्रजीत के खिलाफ, अपनी हार का ठीकरा उनके सिर फोड़ा। इसके बाद नरबीर सिंह की नारनौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने डॉक्टर अभय सिंह की बातों को सही ठहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी में, जिसको अनुशासित पार्टी कहा जाता है, उसमें भी कांग्रेस की तरह ही चल रहा है। चिरंजीव राव, इस जो सिर फुटबॉल चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच, जो टकराव चल रहा है, उसे किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, अब महेश जी, हम खुश होए ना होए, मुझे लगता है बहुत सारे मीडिया के ऐसे साथी होंगे जो शायद दुखी होंगे, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर आपसी फूट रहती है। अब आप लोग भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनकी जो आपसी फूट है, पूरा प्रदेश आज देख रहा है कि किस प्रकार से एक मंत्री जो सरकार के अंदर है वो ये कह रहा है कि केंद्र मंत्री उसको हराने की हर बार कोशिश करते हैं। केंद्र मंत्री ये कह रहे हैं कि एक मंत्री ने अपने समधी को चुनाव क्यों नहीं जितवाया। एक विधायक जो चुनाव हार गए अब की बार, वो ये कह रहे हैं कि एक केंद्र मंत्री है, उसने मेरी सहायता नहीं करी, उसने मेरे को हराने के अंदर पूरी ताकत लगाई। जो नहीं, कांग्रेस इसलिए खुश होगी, सार्वजनिक बयानबाजी हो रही है। नहीं तो छुप के नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो इनकी आपस की लड़ाई है, ये दर्शाती है कितनी फूट इनके अंदर है, आपसे इनके अंदर कितना मनमुटाव है।
कांग्रेस के अंदर आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि इस तरह के बयान पिछले कुछ दिनों के अंदर आए हैं। तो मुझे लगता है इनकी आपसी जो फूट है आज जग जाहिर है, और मुझे लगता है जो इन्होंने लोगों को दिखाया कि किस प्रकार से अपनी राजनीति के लिए इन लोगों ने एक दूसरे को हराया और जिताया है, ये तो सबके सामने आ गई है बात, खुलकर इन्होंने बताया। एक बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब तो सार्वजनिक हुई है ना ये बातें, इतनी सिरफुटबल थी, आपस में इतनी टांग खिंचाई थी, अटेली का मामला भी सामने आया कि आरती राव के चुनाव में भाजपा ही खिलाफ थे, बहुत सारी बातें सामने आई। इसके बावजूद जो अहिरवाल बेल्ट के 3 जिले हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, 4 सीटें महेंद्रगढ़ की, 3 सीटें रेवाड़ी की और 4 सीटें महेंद्रगढ़ जिले की, इनमें से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली। वजह क्या रही? चिरंजीव राव किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, अब जब तक किसी बात का सबूत ना हो तब तक कोई उस बात को नहीं मानता है, पर जहां तक बात मैं अपनी विधानसभा की करूंगा, ये तो सब लोगों ने मीडिया के अंदर देखा था कि जो हमारा स्ट्रांग रूम था जहां पर आपके मत रखे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग उसके अंदर है कि वहां पर 1 मिनट के लिए भी लाइट काटी नहीं जा सकती। रेवाड़ी विधानसभा जहां स्ट्रांग रूम था, जहां रेवाड़ी और बावल की मत रखे गए थे, वहां पूरा 45 मिनट तक लाइट वहां कटी रही, सीसीटीवी कैमरे बंद रहे। आपके डीसी के आने के बाद वहां पर लाइट आई, पूरी मीडिया ने उसको चलाया 45 मिनट तक। उस दौरान इन्होंने क्या गड़बड़ करी ये तो यही लोग जानते हैं, किस प्रकार से इन्होंने क्या बदलाव किया। अब आप जानते हैं ईवीएम की बात तो हर जो चुनाव लड़ रहा है उसने ये बताई कि एक वोटिंग मशीन है, आपका फ़ोन है महेश जी, ये आप सुबह चार्ज करेंगे, इसकी बैटरी 100% होगी, रात होते होते इसकी 60%, 50%, 40% बैटरी रह जाएगी जी। ऐसी कौन सी मशीन इलेक्शन कमीशन लेके आई है कि वो डल चुकी है वहां 12 घंटे, उसके बाद उस मशीन को बंद किया जाता है, 3 दिन बाद उसको खोला जाता है और उसकी जो बैटरी है वो 58%, 99% हो जाती है। ऐसी 98 और 99% जो है उनकी हो जाती है, किसी की 97% हो जाती है। तो ये किस प्रकार से हुआ? बैटरी कम होने के बजाय गड़बड़ी के संकेत बढ़ा दी जाती है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि वोटिंग जिस दिन पड़ जाती है तो एक 4 बजे बुलेटिन आता है कि भी 60% वोट डल चुकी है अब तक जी। फिर उसके बाद एक बुलेटिन 5 बजे आता है कि 5 बजे तक 62-63% वोट डल गई हैं। तो अब जब तक आपके पास 5 बजे तक का वोटिंग फाइनल आ गया है 62-63% का, उसके बाद एक 6 बजे तक आएगा और वही लोग वोट डाल पाएंगे जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जा चुके हो, लाइन में लगे हुए हो। फिर ऐसा कैसे होता है कि 4 दिन तक वो वोटिंग बढ़ती रहती है? जिस दिन काउंटिंग होती है उससे एक दिन पहले भी आपका एक बुलेटिन आता है कि भाई 62 से आज 70% वोट हो गई। वो कौन लोग हैं जिन्होंने अगले 4 दिन तक 8% वोट डाली? उसका जवाब नहीं मिला। उसका जवाब आज तक ये नहीं दे पाए हैं जी जी राहुल जी ने। लेकिन आपको लेकर के, राहुल जी पर भी बात करेंगे, आपको लेकर के एक सवाल उठता है कि अगर गड़बड़ी की आशंका थी, रेवाड़ी में बिजली काटी गई, बेईमानी की गई कथित रूप से जो आप कह रहे हैं, तो चिरंजीव राव अदालत में क्यों नहीं गए? कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? देखिए महेश जी, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जिसको ये पता है कि कोर्ट के अंदर आज आप जानते हैं कि सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बीजेपी की हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। हम लोगों ने हमारा पूरा तैयारी करी थी उसकी कोर्ट के अंदर जाने के लिए भी, पर हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कोर्ट के नतीजे आने में 6 साल 7 साल लग जाते हैं, जब तक अगला चुनाव आ जाता है, अगले चुनाव की तैयारी हो जाती है। और अब अगर मैं कोर्ट चला भी जाता तो हो सकता है कि कुछ लोग ये कहते कि अपने चुनाव की हार की खींच मिटाने के लिए ये कोर्ट गए हैं। विधानसभा में राव नरबीर सिंह ने वोट चोर गद्दी छोड़, जो राहुल गांधी के आप बयान की बात कर रहे हो, उसमें नरबीर ने कहा कि जो कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी के भाषण के बाद, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सब में गुरुग्राम में जितने से मैं चुनाव जीता था उससे थोड़ा सा जोड़ के बता दिया, रेवाड़ी में जितने से चिरंजीव राव हारे थे उससे जोड़कर बता दिया, वो इसको खारिज कर रहे हैं। राव नरबीर जी तो ये भी कह रहे थे, आपको याद होगा चुनाव के समय, जी जी,
कि नांगल चौधरी के अलावा कोई सीट बीजेपी जीतने वाली नहीं है। तो जो नतीजे आए वो तो उसके बिल्कुल उलट आए। तो अब राव नरबीर जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो एक अलग बात है, पर राहुल जी ने जो बातें कही वो डाटा के साथ दी। जो डाटा राहुल जी ने पेश किया जी जी आपके रिपोर्टर्स के आगे, मीडिया के आगे, वो तो ऑथेंटिक डाटा है, वो इलेक्शन कमीशन का डाटा है। एक ब्राजीलियन मॉडल ने इतनी जगह वोट डाला, वो तो इनका डाटा, खुद का डाटा है। राहुल जी खुद का डाटा नहीं लेके आए और आज तक इलेक्शन कमीशन ने उसको झुटलाया नहीं है। जी जी नाम मेरा चिरंजीव राव और फोटो महेश जी की वहां पर लगी हुई है। ये कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि हजारों की संख्या के अंदर हाउस नंबर 0 हो? अब आप मुझे बता दीजिए, सेक्टर के अंदर किसी का हाउस नंबर 0 कैसे हो सकता है? हमारे रेवाड़ी के अंदर करीबन 35,000 वोटें ऐसी निकली जो इनवैलिड वोट थी। अब वो कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ? राव नरबीर जी ने हमारे लिए भी कहा था कि भाई हमने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे यहाँ पर इतना फर्क आया। ये तो पब्लिक डोमेन के अंदर है, हम वो बात कर रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में है। जांच करेगा कौन? अब आपसे वही तो मैंने कहा, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सब तो इनके हाथ में है। आज इलेक्शन कमीशन अपनी गलती को नहीं मान रहा है। आने वाला समय में मुझे लगता है कि कभी बदलाव जब होगा अगले चुनाव में, तब इस बात का जवाब इलेक्शन कमीशन में जो लोग आज बैठे हैं उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। बिहार का जो चुनाव परिणाम आया, बिहार का इस संदर्भ में हम पूछ रहे हैं क्योंकि वहां आपके ससुर जी पार्टी के सुप्रीमो है, राजद के, आपके साला साहिब चुनाव मैदान में थे, घर में भी फूट हो गई थी वहां पर जो है। तो हालात इतने तो चिंताजनक नहीं दिख रहे होंगे आपको जितना रिजल्ट आया। जो बिहार का रिजल्ट जो है वो आपकी उम्मीदों के विपरीत आया है। जो राजद की उम्मीद थी उसके विपरीत आया। वहां क्या कारण रहे? देखिए, आपसे इसलिए है ये सवाल, हरियाणा राजस्थान से बाहर, क्योंकि आप बिहार में आपकी जो है ससुराल है, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत तरीके के साथ चुनाव लड़ती है। हरियाणा के अंदर इन्होंने क्या लोगों को मैसेज देने का काम किया कि इलेक्शन जो है जाट और नॉन जाट का कर दिया, या कुछ जगह हिंदू और मुसलमानों का कर दिया। जैसे कि रेवाड़ी की आपने देखी कि मेरे सर के ऊपर एक टोपी इन्होंने रख दी और ये बताया गया चिरंजीव राव जो है वो हितैषी है किसी एक कम्युनिटी की। तो हरियाणा में ये मैसेजिंग देने की कोशिश करी वोट चोरी को छुपाने के लिए कि जाट और नॉन जाट का इलेक्शन हो गया। जी जी। अगर आप बिहार में जाएंगे, बिहार में इन्होंने उसको और तरीके से चेंज किया। हर खाते के अंदर 10,000 रुपए डाल दिया महिलाओं को। वहाँ यादव बनाम अदर्स भी कर दिया था। नहीं, यादव बनाम अदर्स भी एक मैसेज देने का काम किया। जी जी। और 10-10 हजार रुपए डालकर वोट खरीदने की बात इन्होंने करी चुनावी प्रक्रिया के बीच। अब बिहार तो मैं खुद था चुनाव के अंदर, करीबन 1 महीना में रहा। वहां हमने देखा कि ऐसी सीट हैं जहां पर मेजॉरिटी है एक कम्युनिटी की, पर वहां जीत दूसरी कम्युनिटी रही है। भाई, जहां पर आपकी मेजॉरिटी नहीं है, आप माइनॉरिटी के अंदर है, वहां आप चुनाव कैसे जीत सकते हैं? तो बिहार में इन्होंने एक अलग तरीके से चुनाव को जीता। महाराष्ट्र आपके लिए एक एग्जाम्पल है जी जी। जहां पर कोalition जो है, जब चुनाव हुए तब मैक्सिमम सीटें कोalition जीती जी। कांग्रेस की, यूपीए की जो है। और जब वहां विधानसभा के चुनाव हुए तो लैंडस्लाइड से जी। वहां कोalition हारता है। तो ये क्या है? ये सब वोटर मैनेजमेंट है। इसके साथ साथ बीजेपी एक और चीज करने लग गई है अभी, जो लोगों ने बिहार चुनाव में देखा जी जी। कि कितने ऐसे लोग थे जो माइग्रेटरी वोटर्स इन्होंने बना दिए हैं। जी जी। जो लोग महाराष्ट्र में वोट करके आते हैं, 2-3-4 लाख वोट इनकी, उनको ये ट्रेन करके हरियाणा भेजते हैं। हरियाणा के चुनाव से पहले ये लोग अपनी वोट बनाते हैं। इसका कारण भी है, आप देखिए हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हमेशा एक साथ होता है। एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की, पर एक छोटा स्टेट हरियाणा जो है और महाराष्ट्र का चुनाव आप एक साथ नहीं कराते। आप ये कहते हैं हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं है। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हम पूरे देश का चुनाव एक साथ कराएंगे, लोकसभा का भी कराएंगे, स्टेट का भी कराएंगे, पर 2 स्टेट का चुनाव आप एक साथ नहीं करा रहे। उसका ना कराने का कारण सबसे बड़ा यही था कि इनको माइग्रेशन करवानी थी वोटर्स की।
वो लोग महाराष्ट्र से माइग्रेट करके हरियाणा आए, हरियाणा में उनकी वोट बनी, हरियाणा में उन्होंने वोट डाली। जब हरियाणा का चुनाव हो गया फिर उन्हीं लोगों को माइग्रेट किया गया बिहार, और बिहार में तो आप सबने देखा किस प्रकार से बीजेपी के लोगों ने पटके पहनाए गले के अंदर और ये बताया कि हमने टिकट बनवाई है वोट डालने के लिए। छठ के दौरान किस प्रकार से लोगों को वहां भेजा गया छठ के नाम पर और उनसे वोटर ने वोट डलवाई गई, वो आप सबके सामने किसी से छुपा नहीं है। आज एक तरीके से ये जो पूरा सिंडिकेट चल रहा है, किसी भी तरीके से वोट खरीदने का काम बीजेपी कर रही है। तो आज किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बाबा साहब ने जो एक लोकतंत्र बनाया था जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार था फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, जो सबसे बड़ा उनकी सोच थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आज के समय में मुझे नहीं लगता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी भी प्रकार से रह गया है। आज आप देख लेंगे किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम आपने देखा था कि कितना चंदा भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है, उससे आधा चंदा भी सारी ऑपोजिशन पार्टीज को और इनके कोalition को मिला के नहीं आ रहा है। जी जी। तो आप कहाँ उनका मुकाबला कर पाएंगे। एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं आप, एआईसीसी में बातें भी उठती होंगी। कांग्रेस इन सब आपकी सारी बातों को हम सही मान लेते हैं, हम आपकी सारी बातों को सही ठहरा देते हैं कि चलो ये आप सही कह रहे हैं। ये तो आगे भी वही परिस्थितियां रहेगी। कांग्रेस मुकाबला कैसे करेगी? कांग्रेस के पास कोई रोड मैप क्यों नहीं है? कांग्रेस के पास कोई कार्यनीति क्यों नहीं है इससे मुकाबला करने के लिए? नहीं, कांग्रेस पार्टी लगातार इसके अंदर काम कर रही है और आपने देखा होगा कि लोकसभा का जो चुनाव था वो एक एग्जाम्पल था। सब लोग ये बात कह रहे थे, देश में एक हवा थी राम मंदिर बनने के बाद, और हम सब लोगों के लिए पूजनीय है भगवान राम, कि जहाँ 400 सीटों की ये बात कह रहे थे वो ये 240 पे आके इनका मामला रुक गया। हम लोगों ने, पूरे देश ने देखा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव हुआ। अगर हरियाणा के अंदर भी हम लोगों को जिस प्रकार से वोटिंग हुई, एक अंडर करंट जो था लोगों का इनके खिलाफ था, अगर वो पता होता तो नतीजे कुछ भी हो सकते थे। 20-25 सीटों का फर्क था लोकसभा चुनाव के अंदर। बीच में बात काट के, आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस अगर मेरिट पर नौकरी की गारंटी दे देती और अपने जो उम्मीदवार थे, जो 4 उम्मीदवार, उनका नाम सर्वविदित है अब, तो वो जो ठेके पर नौकरी बांटने की बातें कर रहे थे उसका नुकसान नहीं हुआ कांग्रेस को? देखिए, हर खाली बीजेपी का ही तो नहीं, हर चुनाव का जो है वो अलग होता है, इश्यूज अलग होते हैं, और किसी ने व्यक्ति ने कुछ कहा, हो सकता है उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। थोड़ा बहुत ही अंतर रहा कांग्रेस भाजपा का? नहीं, वोटिंग में अगर आप देखेंगे टोटल वोट पोल हुई और जो उसके अंदर हुई, जो कांग्रेस को वोट आई, उसमें थोड़ा बहुत फर्क ही था। पर आप देखेंगे बीजेपी बहुत तरीके से काम करती है। इनको ये पता है कि साउथ हरियाणा एक ऐसी बेल्ट है जहां पर अगर आप ये दिखा देंगे कि जाट नॉन जाट का इलेक्शन हुआ या दो रिलीजन का चुनाव हुआ, तो बात इतना लोग मानेंगे नहीं, उस बात को मान लेंगे कि भी हाँ ऐसा है। कुछ इलाकों में जहां मेजॉरिटी है एक कास्ट की, वहां पर ये गड़बड़ उस प्रकार से नहीं करते। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा होता है अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग सीट्स के ऊपर, जो बीजेपी चलाने का काम करती है। और धीरे धीरे पब्लिक उस चीज़ों को समझ भी रही है, और हमें लगता है आने वाले समय में मुझे लगता है पब्लिक इस बात को समझेगी, और जो ये काम कर रहे हैं वो धीरे ना धीरे करके निकल के लोगों के सामने जरूर आएगा। एक सवाल हमारे सामने बहुत सारे लोग कर देते हैं, उसका जवाब चाहिए आप। चिरंजीव राव ने अपने चुनाव में एक नारा दीवारों पर लिखवाया था, विधायक नहीं उप मुख्यमंत्री चुनिए। ऐसा कहते हैं कि पार्टी के किसी बड़े नेता को या बड़े नेताओं को ये बातें चुभ गई और उन्होंने भी चिरंजीव राव की मदद नहीं की, बल्कि उम्मीद की कि चिरंजीव राव चुनाव हार जाए। आप क्या कहेंगे? क्या उस तरह की दीवारें लिखने का फैसला सही था, गलत था? आपकी टिप्पणी चाहिए। लंबे समय बाद हम बात कर रहे हैं इस विषय पर, पहली बार। देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई किसी को चुनाव हरवा सकता है, जितवा सकता है, या खासकर मेरी पार्टी में मैं ये नहीं बात स्वीकार करता किसी ने मेरी मदद की नहीं करी। मतलब मैं मानता हूं कि जो लोग पार्टी में सीनियर लीडर्स थे उन सब ने मेरी मदद करी, और मैं उसको गलत भी नहीं मानता कि जो लिखवाया था, जो एक हम लोगों ने स्लोगन दिया था। हमारी इच्छा ये थी, हमारी सोच ये थी कि इस इलाके के अंदर काम होए लोगों का,
आज आपके सामने है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा है और बीजेपी 3 सीटें जीती हुई है, कोसली की भी, रेवाड़ी की भी, बावल की भी, पर दुर्भाग्य है कि एक भी मिनिस्टर हमारे यहाँ पर नहीं है। क्या इस पूरे जिले के अंदर आप किसको मिनिस्टर देखना चाहेंगे? नहीं, मैं तो 3 विधायक, मैं तो जब बीजेपी को ही नहीं लगता कि भाई वो किसी काम के हैं तो फिर मैं कहाँ उनको दे सकता हूँ। ये भी राजी होंगे भाजपा के तो तीनों विधायक भाई चिरंजीव राव हमारी मैं तो ये कह रहा हूँ कि कितने इन्होंने नकारा विधायक या प्रत्याशी इनके हैं कि इनको पहली बार मुझे लग रहा है कि रेवाड़ी जिले के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है सरकार के अंदर। इससे पहले हमेशा मिलता था, भाई कोई ना कोई रेवाड़ी से मंत्री जरूर रहता था। पर आज देखिए रेवाड़ी के हालात क्या हैं। आज टूटी सड़कें पूरी रेवाड़ी के अंदर हैं। झाड़ू लेकर हमारे प्रतिनिधि चलते तो हैं पूरे शहर के अंदर, पर आप मुझे बता दीजिए रेवाड़ी का कौन सा कोना ऐसा है जहाँ गंदगी के ढेर नहीं है, जहाँ सीवरेज ओवरफ्लो नहीं है, जहाँ आपको बेसहारा पशु नहीं नजर आते, कहाँ आपको अतिक्रमण नहीं नजर आता। इसके लिए विधायक के साथ साथ आपको नगर परिषद को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे आप? नहीं, नगर परिषद भी तो इन्हीं का है ना। जी, नगर परिषद भी इन्हीं का है और नगर परिषद का जो चेयरमैन है और विधायक है, इनकी आपस में कभी तो बनती है और कभी नहीं बनती है। ये भी मतलब अजीब है। ये कभी इनकी सेटिंग हो जाती है, कभी इनकी बिगड़ जाती है। क्या गोलमाल है इनका कि कभी विधायक जी उनसे खुश हो जाते हैं, कभी उनसे नाराज हो जाते हैं। पर इसके अंदर पिस जो रही है वो रेवाड़ी की जनता रही है। आज आप देखिए कि शहर के क्या हालात है। आज कितने एक सफाई कर्मचारी शहर के अंदर है जो रोल के ऊपर है, जो काम कर रहे हैं। कितनी स्ट्रीट लाइट है आपकी जो जलती हैं। आपने स्लोगन दे रखा है लव रेवाड़ी। आज क्या रेवाड़ी के अंदर बदलाव हुए पिछले 11 साल के अंदर? अभी स्टेटमेंट आई है नगर परिषद की चेयरमैन की, उन्होंने कहा है कि मैंने 120 करोड़ रुपए का काम करवाया। मैं ये कहता हूँ एज एन ऑपोजिशन का लीडर यहाँ पर, और मैं तो कहता हूँ सबको ये मांग करनी चाहिए जिन्होंने चुनाव लड़ा है। सतीश जी ने जैसे लड़ा था इनके खिलाफ चुनाव, उनको भी मांगना चाहिए। और भी लोग हैं कि भी आप ये बताओ 120 करोड़ रुपए कहाँ लगे रेवाड़ी के अंदर? आप अगर दोबारा चुनाव लड़ना चाहती, जैसा उन्होंने कहा कि अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया है, लोगों ने कहा आप श्वेत पत्र जारी करिए, व्हाइट पेपर ऐसे भी हिसाब मांग सकते हो। नहीं, व्हाइट पेपर ये तो सबको पता है। जो कुत्तों की नसबंदी जो हुई थी, जिसके ऊपर 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे, आज तक आरटीआई का जवाब आ चुका, उस पर क्या कार्रवाई की गई ये सबको पता है। एक मंत्री ने जो ओम प्रकाश यादव जी हैं, जब उन्होंने कहा था चेयरमैन के खिलाफ कि भी जो इन्होंने घोटाला किया है, उसके 2 दिन बाद उनका जिला बदल दिया जाता है। तो ये आप सबके सामने है भाई, ये छुपी हुई बातें किसी से नहीं है। विजिलेंस जांच इसकी होनी चाहिए भी क्या गोलमाल इन लोगों ने किया है। आज रेवाड़ी के अंदर क्या बदलाव है आप मुझे बताइए। कोई नया शिक्षा संस्थान रेवाड़ी के अंदर आया हो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसको इन लोगों ने क्रिकेट बॉल बना रखी है। कभी इधर फेंक देते हैं, भगवानपुर कभी उधर फेंक देते हैं, कभी उधर फेंक देते हैं, कभी उसको सहबाजपुर फेंक देते हैं, कभी आप कहते हैं वो रेवाड़ी बनेगा, कभी उसको गोकलगढ़ डाल देते हैं, रामगढ़ भगवानपुर डाल देते हैं। मैं चीफ मिनिस्टर से मिलके आया था पिछले दिनों में, मैंने ये बात कभी नहीं बताई, न्यूज में भी नहीं दी। मैं चीफ मिनिस्टर से मिलके आया था और मैंने उनको ये बात बताई कि जी इतने दिन से 100 दिन से ज्यादा से लोग वहां बैठे हुए हैं धरने के ऊपर। 200 दिन हो चुके हैं। जब 120-130 दिन हुए थे, 200 दिन हो चुके हैं जब मैं गया था, तो मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया, मैंने कहा जी ऐसा है और लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुझसे सवाल किया, आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं। बोला क्या हमारे विधायक वहां उनके बीच में नहीं होके आए? मैंने कहा जी आपके विधायक वहां बीच में नहीं होके आए। और बोले ये तो मेरे नॉलेज में ही नहीं है। मैंने कहा जी फिर मैं उनको कहूंगा, वो आपसे टाइम लेंगे और आपसे वो मिलेंगे। फिर मैंने सरपंच जो है उनके गांव का, अनिल जो है, वो हमारे विरोध में है। जी। उन्होंने वोट भी राव इंद्रजीत जी को दी है, जबकि राव इंद्रजीत जी ये कहते हैं कि राज बब्बर को उन्होंने वोट दी थी। मैंने उनको फोन किया खुद, मैंने कहा मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, आप उनसे मिल के आओ। उन्होंने भी टाइम लिया, वो मुख्यमंत्री जी से मिले। उनका काम बने या ना बने, भाई रामगढ़ भगवानपुर में ये बनाए ना बनाए, वो सेकेंडरी है।
पर एक जनप्रतिनिधि का इतना तो हक बनता था कि भी वो उनके बीच में जाकर एक बार बैठ के आते कि भी आपकी समस्या क्या है, आपको दिक्कत क्या है, आपको तकलीफ क्या है। आज कितनी बुजुर्ग माताएं बहनें वहां बैठी रहती हैं पूरे पूरे दिन, आप भी वहां कितनी बार हो के आए। क्या एक जनप्रतिनिधि का नहीं बनता है फर्ज कि उनको वहां चिरंजीव राव के सामने सवाल आ जाए, रामगढ़ भगवानपुर या एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल है वो, यानी शहर में, सेक्टर 18 में, शहबाजपुर में, गोकुलगढ़ में, फैसला कैसे करेंगे? क्या देखिए पहली बात तो महेश जी, ये मेरा पैरोगेटिव ही नहीं है। ये पैरोगेटिव जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का है। जी जी। एमएलए का भी इसमें पैरोगेटिव नहीं है। बट एज एन एमएलए इट इज योर ड्यूटी, आपको उन लोगों ने बनाया है, उनके बीच में जाते, उनकी समस्या को सुनते और मुख्यमंत्री को जाकर अवगत कराते कि भी उन लोगों की ये समस्या है। मैं आज भी ये कहता हूँ, आपके हिसाब से लक्ष्मण यादव क्यों नहीं जाते? मैं बताता हूँ आपको रामगढ़ भगवानपुर में बनाना है नहीं बनाना ये सेकेंडरी है। आपने उनसे जो जमीन ली है पानी का डिग बनाने के लिए, जी। आपको कम से कम वो उनको वापस करना चाहिए अगर आपको वहां नहीं बनाना है। मैं ये नहीं कहता उसको रामगढ़ बनाओ, भगवानपुर बनाओ, गोकुलगढ़ बनाओ या रेवाड़ी बनाओ। सबसे पहला मुद्दा जो है, जो उन लोगों का भी है, वो ये है कि भी उनको जमीन वापस दी जाए, जो पंचायत की जमीन उनसे ली गई, ये कहकर कि भी यहाँ अस्पताल बनाया जाएगा। और जहां तक आपने ये सवाल किया था कि वहां विधायक क्यों नहीं जाता है, ये एक कमजोर प्रतिनिधि मेरा तो की ये पहचान सवाल है कि किसी डर से नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? ये एक कमजोर प्रतिनिधि की निशानी है जो वहां नहीं जाता है। आप एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति जो वोटों से चुनकर आता है, जिसको यहाँ के लोगों ने जिताया है, खासकर रामगढ़ और भगवानपुर दोनों गांव में वो जीत कर आए हैं। आप उनकी कमजोरी का नाम नहीं ले सकते, विधायक की कमजोरी का। मैं उनको सीधी तौर पे मैं क्या कह रहा हूँ, वो कमजोर है। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ वो कमजोर है। उनकी कमजोरी तो उनको खुद को पता होगी, आपको ही पता है, पूरा शहर जानता है कि क्या कमजोरी। हो सकता है वो सांसद जी से डरते हो सकता है वो हमारी स्वास्थ्य मंत्री से डरते हो। क्या उनका डर है ये मैं नहीं जानता, ये तो जनता उसका फैसला करेगी। पर मुख्यमंत्री जी ने मेरे से स्वयं ये बात कही, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो वो जाकर मुख्यमंत्री जी से मिले और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या चिरंजीव राव आपके पास आए थे, क्या उन्होंने आपको इस बारे में बताया था। और मुख्यमंत्री जी ने कहा मेरे को इसके बारे में नहीं पता, और मुझे उन्होंने ये कहा कि उनको आप कहो वो मुझसे आकर मिले। मैंने फिर प्रतिनिधि को ये कहा, गांव के जो सरपंच थे, कि भाई आप एक बार जाकर मिलो और मुख्यमंत्री को बनाओ। और उन्होंने ये बात कही भी उनका सकारात्मक रुख था उस बात को लेकर। चिरंजीव राव जी, लंबे समय से आपने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था, भिवाड़ी से जहरीला पानी आता है धारोड़ा की तरफ, बारिश के समय और ज्यादा धकेल दिया जाता है, अनट्रीटेड पानी, और एक तरह से वो जहरीला पानी है। पूरे धारोड़ा की एक बेल्ट में कई गांव में ऐसी बीमारियां फैल रही है कि चाय भी नहीं बन पाती उस पानी में। भूमिगत जल खराब हो चुका है, खेत खराब हो चुके हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, एनजीटी फटकार लगा चुकी, फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। अभी गडकरी के साथ बैठक हुई, उसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राव इंद्रजीत सिंह बैठे हैं। अभी एक नया वादा सामने आ गया है। आपको कितनी उम्मीद लग रही है और क्यों इसमें देरी हुई? कांग्रेस की सरकार में भी समाधान नहीं हुआ, आप भी बराबर के जवाब दे, इसके लिए आपको भी बराबर का जवाब दे ठहराया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी को भी। आखिर लोग जाएं तो कहाँ जाएं, किससे उम्मीद करें? देखिए, आज तकरीबन 11 साल हो गए हैं भाजपा की सरकार हरियाणा में बने हुए, और आप भी जानते हैं और ये रेवाड़ी का इलाका और सब जानते हैं कि भी ये जो समस्या है, ये जो नासूर बनी है, ये इनके समय के अंदर बनी है। ये जो भिवाड़ी से जो गंदा पानी आता है, खास तौर पे आप देखिएगा, जब मैं विधायक यहाँ पर था और पानी का फ्लो इतना ज्यादा यहाँ आता था कि धारड़ा के जो आपका हाउसिंग बोर्ड है, वहां आप चले जाएं तो लोगों के घुटने तक पानी हुआ करता था। मैं जब वहां पर उसको देखने के गया तो यहाँ जब तत्कालीन एसडीएम थे, तो लोगों ने वहां पर ट्रैफिक जैम लगा दिया था। एसडीएम जब वहां पर आए तो उन एसडीएम साहब को मैं एक एक घर दिखाया हाउसिंग बोर्ड का, और उनको उस परेशानी की सबब जो है हमने दिखाई। उसके बाद सांसद राव इंद्रजीत जी ने एक जॉइंट मीटिंग भी करी, जिसमें मैं भी उसके अंदर गया था, पर वो एक खाना पूर्ति थी। उसके बाद भी करीबन 3-4 साल आज निकल चुके हैं। हर बार ऐसा होता है कि जॉइंट बैठक होती है, जिसमें इधर से बालकनाथ जी आ जाते हैं, इधर से ये आ जाते हैं, भूपेंद्र यादव जी आ जाते हैं, पर इसका इन्होंने समाधान आज तक नहीं कर पाए। आपने एक रैंप बना दिया,
चुनाव के समय आप लोगों ने देखा कि जब चुनाव था वो रैंप तोड़ दिया जाता है, उसको जो हरियाणा के नहीं बनाया था, जो उनकी तरफ से बनाया गया था। तो ये एक इन्होंने वॉलीबॉल का एक गेम बना दिया है, कभी ये हरियाणा की तरफ बॉल फेंक देते हैं, कभी ये बॉल राजस्थान की तरफ फेंक देते हैं। और उसी में आज आप बताइए, आज समस्या कहाँ है? आज राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आज भी अगर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, सारे नगर निकाय इनके हैं, नगर पालिका इनकी है, उसके बावजूद भी अगर आज इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, इसका सीधा से अर्थ है कि इसके चुनावी ये एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। जी। इंटर स्टेट मुद्दा जो इन्होंने बना दिया। इन्होंने तो ये भी कहा था कि साबी के पुल के ऊपर ये नौका चलाएंगे, उसको टूरिज्म करेंगे। आज वहाँ क्या हालात है? आप अभी कह रहे थे कि घरों में पीने के पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब धारवेड़ा जो औद्योगिक शहर है और उसके आसपास के जो गांव हैं, उनके हर घर में अगर कैंसर का मरीज आपको थोड़े समय बाद ना मिल जाए, बहुत डरावनी तस्वीर बता रहे हैं। ये भी दूर नहीं है। आप मुझे बताइए, आप इधर चले जाते हैं, गुजरघटा, लाकेड़ा, कापड़ीवास, खलियावास, ढाकिया, इन सभी गांव की जो जमीन है उस पे ये गंदा पानी आ रहा है, खरखड़ा के अंदर जा रहा है ये गंदा पानी, जिनकी वजह से उनकी फसलें खराब हो रही हैं। और धीरे धीरे करके वो जो पानी है वो हम पीने लग रहे हैं, जिसकी वजह से कितनी लोगों को आने वाले समय के अंदर बीमारी होगी, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। चलिए अब हम विषय थोड़ा सा नगर परिषद पर केंद्रित करते हैं। नगर परिषद के चुनाव होने निकट भविष्य में, पिछली बार जो मुकाबला हुआ था उसमें कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई थी, निर्दलीय उपमा यादव दूसरे स्थान पर रही थी और पूनम यादव ने चुनाव जीत लिया था। इस बार कांग्रेस की कितनी तैयारी है? नगर परिषद के चुनाव नजदीक है, नगर पालिका धारवेड़ा के भी नजदीक है, कांग्रेस अपने आप को कंफर्ट जोन में मान रही है? क्या स्थिति? देखिए, पिछले बार का चुनाव जो है उसमें कई बार क्या है, चुनाव में गलतियां सबसे हो जाती है। पिछले चुनाव में हमने जो चुनाव लड़ा उसमें हमसे ये गलती होगी कि हमने चेयरमैन का चुनाव तो लड़ा सिंबल के ऊपर, पर नीचे के जो हमारे सिंबल जो पार्षदों को नहीं दिए, जी, उससे हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। क्योंकि जो वोट डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई चेयरमैन जी और पार्षदों के बीच में, वो हो गई एक दूसरे के साथ, और बीजेपी ने अपने सिंबल पे लड़ाया तो उसका फायदा मिला। दूसरा, एक पब्लिसिटी जो है वो कम हो पाई। कांग्रेस की 7 सीटें जीती थी, 7 वार्ड में। उसका रीजन क्या हो जाता है कि 1 से 31 वार्ड है, वहां अगर बीजेपी लड़ रही है तो हर जगह बीजेपी के पोस्टर लगेंगे, बीजेपी का झंडा लगेगा, बीजेपी की पब्लिसिटी होगी। कांग्रेस क्या था, कांग्रेस नीचे ऊपर तो लड़ रही थी हाथ के निशान पर, और नीचे जो हमारे लोग चुनाव लड़ रहे थे, कोई हाथी पे लड़ रहा था, कोई घोड़े पे लड़ रहा था, कोई जीप पे, कोई कार पे, तो वो अपनी वोट जो है एक दूसरे से बदल रहे थे। वो फूल वाले को भी वोट दे रहे थे। अब मुझे पता नहीं सतीश जी का क्या था, वो उनके साथ भी अंडरस्टैंडिंग करके, इस वजह से कांग्रेस पार्टी को उस चुनाव के अंदर भारी नुकसान हुआ। और मुझे लगता है कि हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। कांग्रेस की तैयारी है गंभीरता से। देखिए, इस बात का फैसला तो केंद्र नेतृत्व करेगा। हमारे नगर परिषद के चुनाव होने के बाद भी बहुत जगह चुनाव हुए नगर परिषद के जहां सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं हुए। जी। तो कॉरपोरेशन के जो चुनाव है हमारे, वो तो सिंबल पे ही होते हैं। अभी उस बात का तो फैसला हो गया। नगर परिषद का जो मैं सिंबल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ चिरंजीव राव के स्तर पर, आपकी टीम के स्तर पर कितनी तैयारी है? देखिए, मैं आपको अपना बताऊं, मैं पिछला चुनाव जो लड़ा, हमारे 21 पार्षद हमारे पास थे जो जीते हुए थे। अब की बार भी इन्होंने जो हमारे पार्षद जीते हुए थे उनके यहाँ इन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस करे, जो बांटे हैं, जिस प्रकार से काटे हैं इन्होंने, डीलिमिटेशन ही कह लो आप, छोटी तरीके से जो वार्ड बंदी करी है, उसके अंदर बहुत लोगों के वार्ड तोड़ दिए हैं। कुछ जगह ऐसा भी किया है जहाँ 2 चुने हुए पार्षद थे, उनका 1 वार्ड कर दिया गया है, गड़बड़ी कर दी है। अब उसके अंदर सब लोग मिल बैठकर इसको फैसला करेंगे भी किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। और जहां तक बात बीजेपी की है, 31 में से बीजेपी भी 6 ही मेरे ख्याल से जीती थी, सब सिंबल पे उन्होंने लड़ाया था, 6 या 7। कांग्रेस के समय में जब चौधरी भजनलाल का राज था तो कहते थे कुनबा बढ़ा लिया जाता था, विरोधियों को तोड़ लिया जाता था। सतीश यादव विरोध में खड़े हैं तो कभी
अपने पाले में लिया। इस तरह का कांग्रेस में दिखता नहीं कि कैप्टन अजय सिंह यादव, चिरंजीवी राव ने अपना कुनबा बढ़ाया हो, कांग्रेस का कुनबा बढ़ाया हो। वो टीम जो है जिसमें कुछ बड़े चेहरे शामिल होते नजर आए, कभी कुछ इस तरह की संभावना हम कांग्रेस में देख सकते हैं आने वाले समय में? कहाँ पर? रिवाड़ी में जो रिवाड़ी में देखो, रिवाड़ी में, हरियाणा में। देखिए, आप तो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं। एक बात बताइए, पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था जी, उसके अंदर करीबन मेरे ख्याल से 65 से 70 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसदों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। जी जी। उसके बावजूद भी हम चुनाव हार गए। तो मैं एग्जांपल दे दूं, फिर आप सरलता से समझा देंगे। जो टिकट मांगने वाली लिस्ट थी ना टिकटार्थियों की, बहुत सारे लोगों पर हाथ रखा गया था बड़े नेताओं ने कि तुम भी टिकटार्थी, तुम्हें भी चुनाव लड़ाया जाएगा, तुम्हें भी। वो बावल में भी बड़ी लंबी थी, कोसली में भी, रेवाड़ी में भी। वो सारे चेहरे आज कहाँ हैं? रेवाड़ी में तो खैर किसी ने अप्लाई नहीं किया था। जी जी जी, रेवाड़ी में नहीं किया था। हाँ। हमारा सिंगल 2-3 जगह ही था जहाँ सिंगल पैनल था। और जहाँ तक बात बावल की है, बावल के अंदर बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। उसके अंदर आज हमारे डॉक्टर रंगा साहब तो आए हुए थे, वहाँ जसवंत जी भी वहाँ मौजूद थे, और भी जो टिकटार्थी थे वहाँ पर मौजूद थे। और जहाँ तक बात है चुनाव की, हर चुनाव अलग होता है। जहाँ तक बात नगर परिषद की, आज मुद्दे बहुत हैं नगर परिषद के अंदर। आप देखेंगे अभी पिछले दिनों में मैं देख रहा था, एक सर्वे निकाला गया था जिसमें किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि चेयरमैन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, तो मैं देख रहा था उसको। जी जी। तो उसमें 99% लोगों ने उनको 0 मार्क्स दे रखे थे। मेरे से भी अभी किसी ने पूछा थोड़ी देर पहले, एक पत्रकार साथी ने, कि भैया आप उनको कितने नंबर देंगे। तो मैंने कहा जी मैं तो उनको 0 नंबर दूंगा, पर मेरे देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रेवाड़ी की जनता फैसला करेगी कि उनको कितने नंबर देती है। तो चुनाव अभी बहुत दूर है, अभी 22-23 तारीख को ड्रॉ निकलेगा। उसके अंदर ये फैसला होगा अभी क्या कैटेगरी के अंदर ये निकल कर आती है। उसके बाद पार्टी हाईकमांड तय करेगी कि चुनाव को किस प्रकार से लड़ना है। नीचे भी सिंबल दिए जाएंगे, ऊपर सिंबल दिया जाएगा या ऊपर भी नहीं दिया जाएगा, ये तो पार्टी एक तरह से फैसला करेगी। चलिए थोड़ा सा राजस्थान की सैर करते हैं। आप राजस्थान के सह प्रभारी हैं, आपके पास अलवर जिले की भी जिम्मेदारी है, खैरथल तिजारा की भी है। खैरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अभी तो खैरथल ही है, उसके नामकरण को लेकर के भरथरी के नाम पर वो किया गया है, और उसके जिला मुख्यालय को लेकर के वहां आंदोलन चल रहा है जिसको कांग्रेस भी समर्थन दे रही है। आप क्या कहेंगे नाम परिवर्तन को लेकर के, जगह परिवर्तन को लेकर के? क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? जनहित में है भाजपा का कदम या कांग्रेस इसे गलत ठहरा रही है? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हर जगह कुछ ना कुछ एक नया इशू क्रिएट करती है। एक तरह से इनके पास इंजेक्शन होते हैं जो ये टेस्टिंग करती है। पहले ये लगाती है महेश जी को इंजेक्शन, फिर महेश जी अगर ज़्यादा उनको दर्द नहीं होता है तो कहती है पास हो गया। अगर किसी इंजेक्शन से दर्द होता है बहुत ज़्यादा तो ये कहते हैं भाई ये फेल हो गया है हमारा। फिर उसके बाद उस बॉटल को बदल देते हैं, किसी और बॉटल में डाल के दोबारा उसको लगाते हैं। पर क्योंकि एक बार लग गया होता है तो उसका दर्द अब की बार कम होता है। जैसे आपने अरावली का देखा इशू, जब पूरे देश के अंदर इसके अंदर आंदोलन हुआ, शोर हुआ, तो इसको इन्होंने वापस ले लिया। इन्होंने नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने लिया। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसको, जी जी जी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश के ऊपर दबाव लगाई, जब पब्लिक परसेप्शन ये बनी जी जी कि भाई लोगों के अंदर विरोध इस बात को लेकर है। लॉ कोई भी क्रिएट होता है तो वो जो क्रिएट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेकर आती है। उसके अंदर फिर इन्होंने संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हाँ ये हमसे गलत कदम हो रहा है। पर इसको कभी ना कभी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इसको दोबारा लेके आएंगे। आपने फार्मर्स लॉ देखे थे, जी जी, उसको भी इन्होंने ऐसे ही किया, धीरे धीरे करके उनके नाम बदल दिए गए, पर वो काले कानून फिर दोबारा ये लेकर आए। इसी प्रकार से ये राजस्थान के अंदर ये चीज चल रही है। आपने जब एक बार फैसला कर लिया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम जो रख दिया, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहीं बनेगा, पर आपने उसको नूरा कुश्ती के अंदर डाल रखा है उस चीज को, लोगों को भ्रमित करने के लिए। कितने जिले कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे उनको इन्होंने खत्म कर दिया, जो बहुत जरूरी भी थे। तो मुझे लगता है बीजेपी हर मुद्दे से लोगों को भटकाने का, मुद्दे से भटकाने का काम कहीं ना कहीं भाजपा हर जगह करने की कोशिश करती है। राजस्थान में कांग्रेस को कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप?
देखिए, मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि पूरे देश के अंदर, और बात राहुल जी भी कहते हैं, संगठन के मामले में राजस्थान कांग्रेस पार्टी में नंबर 1 है। और हम अगर इस बात को कहें, बीजेपी अपने आप को संगठन के मामले में बहुत मजबूत बताती है जी। पर मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रदेश के जिले की जो इनकी कमेटी है उससे कहीं ज्यादा मजबूत हमारी कमेटी राजस्थान की है। एक नुकसान नहीं है वहाँ, गहलोत बनाम पायलट पहले भी रहा था, अभी भी है। क्या डोटासरा अपना जो कमान है वो पूरी तरह संभाल चुके हैं? क्या विपक्ष के नेता टीकाराम जूली पूरी तरीके से पार्टी को संभाल रहे हैं? देखिए, ये जो 4 मैंने शीर्ष नेतृत्व का, प्रादेशिक शीर्ष नेतृत्व का नाम लिया, इन चारों के बीच जो तालमेल की कमी की खबरें बीच बीच में आती रहती है। देखिए, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। वहाँ सचिन पायलट जी हैं जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, फिर एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं। अशोक गहलोत जी हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं। फिर टीकाराम जूली जी अभी विपक्ष के नेता हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। फिर वहाँ भंवर जितेंद्र जी हैं जो पूर्व सांसद रहे हैं, वो भी एक मजबूत नेता हैं। तो इस प्रकार बहुत नेता वहाँ पर मजबूत है और उनका तालमेल बहुत अच्छा है। जो आप देखेंगे जितनी भी मीटिंग होती है सब उसके अंदर आते हैं। सीपी जोशी जी भी वहाँ बड़े नेता हैं, वो भी हर मीटिंग के अंदर आते हैं। मतलब ठीक तो एक तालमेल बहुत अच्छा है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में आपने मतलब वो रिपीट हो जाएगा, एक बार भाजपा एक बार ये होता भी है राजस्थान में, ये एक ट्रेंड भी है, आप जानते हैं। इससे बड़ी उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, कि भाई उम्मीद नहीं, आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी एक तो मेहनत बहुत अच्छी कर रही है ग्राउंड पे, और जो पर्ची निकली है वो भी बहुत ज्यादा गलत पर्ची निकल गई जो इन्होंने निकाली। इसलिए आप पर्ची चीफ मिनिस्टर कहते रहते हो। हाँ, जो पर्ची चीफ मिनिस्टर। तो मेरा ये मानना है राजस्थान में बदलाव होना तो तय है अब की बार, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी मेहनत ही बहुत कर रही है। हमारे बीएलए ग्राउंड पे हर चुके हैं, बन चुके हैं। और हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो हिस्ट्री सेट करेगी वहाँ कांग्रेस पार्टी। एक सवाल हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, हरियाणा को लेकर के ये है कि हम चिरंजीवी राव, कैप्टन अजय सिंह यादव, इनमें से बीच बीच में आपका थोड़ा स्थायित्व नजर आता है, पर बीच बीच में कैप्टन अजय सिंह यादव को लेकर के बातें आती रहती है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, आज कुमारी शैलजा के साथ। आपको ये जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ, पार्टी के साथ की बजाय, इससे नहीं लगता कि नुकसान हुआ है? आज चिरंजीवी राव से एक सवाल किया जाए कि आप किस गुट में हैं, क्या जवाब होगा आपका? देखिए, मैं कभी गुट में विश्वास ही नहीं रखता। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का जो झंडा है वही सबको नेता बनाता है। आप देखिए आज जो भी नेता जहाँ तक पहुंचे हुए हैं, चाहे देश में कोई भी हो, वो कांग्रेस पार्टी की वजह से बनता है। आज उनको कह दिया जाए बड़े से बड़े नेता को कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल से हटकर आप इंडिपेंडेंट लड़िए, तो आपको अपनी ताकत का पता चल जाएगा। आपका जो कार्यकर्ता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, वही आपको ताकत देता है, वही आपको वहां तक पहुंचाता है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को जो भी मजबूत कर रहा है, अभी पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि एक हमारे जिला के अध्यक्ष है कहीं, वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर कोई भी अगर जा रहा होगा तो हम लोग उसके साथ हैं। मेरा ये मानना है हर व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए, और नेता को कार्यकर्ता बनाता है। जी। नेता कार्यकर्ता नहीं बनाता। तो मुझे लगता है हम सब लोगों को साथ मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहिए, और इसके लिए सब लोग काम कर भी रहे हैं। और मेरा ये मानना है राहुल जी की जो एक सोच है कि कार्यकर्ता को मजबूत किया जाए, उसको ताकत दिया जाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी उसी के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, एक साधारण परिवार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक बहुत अच्छी सोच कांग्रेस पार्टी की थी, उसको आगे लेने का काम मुझे लगता है हम सब लोगों को मिलके, जो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, उनको करना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल है आज का इस इंटरव्यू का। राव नरेंद्र को कार्यभार संभाले अब तो कई महीने हो चुके हैं, उनको अदालत में भी जाना पड़ रहा है, बाद में CLU CD का कांड आया था सामने। आप राव नरेंद्र सिंह की अब तक की कार्यप्रणाली को लेकर के, उनके पदभार संभालने के बाद कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है? क्या इससे बेहतर कोई विकल्प हो सकता था, या जो विकल्प पार्टी ने दिया है वही श्रेष्ठ है? अब देखिए, उस बात का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं कि वो श्रेष्ठ है या नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने जब उनको चुना है तो मुझे लगता है कि उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। उनके पास अच्छा, मुझे लगता है कि
उनके पास पूरा एक्सपीरियंस है, पिछले कई बार वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और संगठन में पहली बार उनको मौका मिला है। तो मुझे लगता है वो अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोगों को जोड़ के वो चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक पद जो व्यक्ति ले लेता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो बिना पद के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको मजबूत किया जाए, वो लोगों तक कांग्रेस पार्टी की बात को पहुंचाएं, उनको अगर और मौका दिया जाए तो सबसे बेहतर वो रहेगा। क्योंकि आप जो हम लोग हैं जो किसी पोस्ट पे बैठे हैं उनको तो रिकग्निशन मिल जाता है, बट आपका जो कार्यकर्ता है जो बूथ पे बैठा रहता है आपके लिए, जो लड़ाई आपकी लड़ता है, आए दिन रोज लड़ता है, जी, उसको ताकत दी जाए तो वो सबसे जरूरी रहेगा। हमने अंतिम तो कह दिया, लेकिन मेरी एक जरूरी बात रहेगी, परिसीमन होने की संभावना है। आप क्या देखते हैं, परिसीमन की कितनी उम्मीद है, और अगर परिसीमन होता है तो चिरंजीव राव की प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता तो उसमें मायने ही नहीं रखती, बाकी परिसीमन होना तो होता ही है। आपको पता है हर 20 साल के अंदर परिसीमन होता है, और अगर देखा जाए तो इस साल प्रस्तावित है 26 में, और अगला जो चुनाव होगा वो परिसीमन से ही होगा। तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा किस प्रकार से ये परिसीमन करते हैं, फिर किस प्रकार से हलकों को ये बांटते हैं, फिर कैटेगरी भी उसमें बनाई जाएंगी भी, कौन सी जनरल रहेगी, कौन सी बीसी रहेगी, कौन सी एससी कॉन्स्टिट्यूंसी रहेंगी, तो उसके ऊपर ये फैसला होगा। तो पर मुझे ये लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है, अगर ये परिसीमन करते भी हैं, नए लोगों को मौका मिलेगा और लोगों को राजनीति में आने के मौके मिलेंगे। उन नए लोगों में क्या कभी हम चिरंजीव राव की पत्नी अनुष्का को, यानी लालू प्रसाद यादव की बेटी को भी देखेंगे उन नए लोगों में? नहीं जी, मेरी तो अभी मेरे पिताजी राजनीति के अंदर हैं और मैं राजनीति के अंदर हूँ, तो समय बताएगा कि भाई कोई उनकी क्या इच्छा है चुनाव लड़ने की। पर मैं जो कह रहा था, अभी आप देखिए 90 विधानसभा सीट है जी, कहा ये जा रहा है कि शायद ये 126 हो जाएंगी, 123 बता रहा है कोई, 126 अभी कुछ नहीं कहा, मतलब 9 की उसमें ही होंगे अगर हुए तो। रेवाड़ी जिले में तो अब 3 है तो 4 हो जाएगी ऐसा लग रहा है, 4 या 5। तो जो चुनाव लोग लड़ रहे हैं वो तो 90 ही हैं, पर 20, 25, 30 ऐसे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाती, उनके लिए कहीं ना कहीं दरवाजे खोलने का काम ये करेगा। तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आपका लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नए लोग आते हैं, नए लोग एंट्री आएंगे राजनीति के अंदर, तो वो नई सोच लेकर आएंगे, उसको बढ़ाना चाहिए। और मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर जो संविधान के अंदर जो चीजें बनाई गई हैं उनमें बदलाव कहीं ना कहीं सरकारों को नहीं करना चाहिए, ये परिसीमन लागू इनको करना चाहिए। हम आपसे मार्किंग नहीं करा रहे नगर परिषद की, आप 0 दे ही चुके हैं उनको, तो इसलिए मार्किंग हम उनकी तो क्या कराएं। लेकिन केंद्रीय मंत्री आपके, एक राजस्थान में भूपेंद्र यादव और दूसरे केंद्रीय मंत्री गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, दोनों की कार्यप्रणाली पर चिरंजीव राव की टिप्पणी, और इसके साथ ही हमारा साक्षात्कार समाप्त। देखिए, राव इंद्रजीत जी एक ऐसे नेता रहे हैं जिनको जनता ने बहुत सराखों पे रखा है, और मुझे नहीं लगता कि देश में कोई और ऐसा नेता होगा जो करीबन 8-9 बार, मेरे को लगता है वो लोकसभा के सांसद, 4 बार विधायक जो रह चुका हो। पर आज भी आप अगर देखेंगे तो उनके पास बताने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि भाई मैंने इलाके के लिए क्या किया। अभी पिछले दिनों में कोई कह रहे थे कि भाई अहीर रेजिमेंट की एक बार भी हमने नहीं देखा भाई उन्होंने कभी आवाज़ उठाई हो। अरावली का इतना बड़ा मुद्दा जब हुआ तब उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को होता तो हमारे इस रीजन को होता। आज RRTS है, गुरुग्राम मेट्रो है, एम्स है, इनको जी जी। आज गुड़गांव के जो लोग हैं वो एक गैस चैम्बर के अंदर रह रहे हैं, आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं, और रेवाड़ी भी उससे अछूता नहीं है जी जी, भाई रेवाड़ी के अंदर भी है। आज जो AQI की दिक्कत है जी जी, जो आज लोग जिससे जूझ रहे हैं जी जी, उसके अंदर उनका कोई नहीं आया। जहाँ तक बात एम्स की है, महेश जी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उन लोगों ने संघर्ष किया जिस वजह से एम्स वो रेवाड़ी के अंदर बना। उन लोगों के संघर्ष को कतई भी आप नहीं नकार सकते। आज अगर रामगढ़ भगवानपुर के अंदर हॉस्पिटल बन जाता है तो आप किसकी जीत बताएंगे? उन लोगों की जीत बताएंगे जी। आज आप भगवानपुर में अगर हॉस्पिटल बनता है तो हम उस आंदोलन को इसका श्रेय दे देंगे।
नहीं तो एम्स में भी तो यही हुआ, एम्स के अंदर आंदोलन हुआ, वहां बना। ये आप कहिए। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। और जहां तक बात आपने करी, आज मेट्रो आप देखिए, हुडा सिटी सेंटर पे जब हमारी सरकार गई थी जी 2014 में, लास्ट पिलर वो था, उसके बाद 1 इंच भी आगे वहां से मेट्रो नहीं बढ़ी है। अब तो 5500 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। अब 11 साल बाद मंजूर हुए हैं, मतलब 11 साल बाद एक पिलर बना नहीं है, ये तो सच है। ये नहीं बना, ये तो सच है, सच है बिल्कुल। तो ये और इसके लिए भाजपा सरकार की विफलता ही कही जाएगी। अब आपने तो नंबर राव इंद्रजीत जी के लिए कहे थे, वो सांसद भाजपा के हैं, तो भाजपा के लिए भी 0 नंबर है उस माध्यम से, और क्योंकि प्रतिनिधित्व वो करते हैं तो उनके लिए 0 उसमें नंबर है। आज अगर आप साफ सफाई के हालात आप देखें रेवाड़ी की, जी गुड़गांव भी आप देखते हैं आज क्या हालत है गुड़गांव की। मतलब कि हमें ये कहते हुए कई बार गर्व होता है कि भी एक मिलेनियम सिटी में हम रहते हैं। गुड़गांव को हमें खुशी होती है, रेवाड़ी को हम कहते हैं कि ब्रास सिटी हमारी है, यहाँ इतना काम है, पर आज रेवाड़ी की गलियों में आप चले जाओ तो आज हालात रेवाड़ी की क्या है। वो अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे भी इसके जिम्मेदार तो पार्षद हैं, कोई कहेगा विधायक है, पर मैं ये कहूंगा भी सांसद भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है कि उनसे वो काम नहीं करवा पा, इसलिए उनके नंबर काट देंगे आप। तो देखिए, नंबर तो देना ना देना उनका काम है, मेरी बात सुनने के बाद लोग कितने नंबर उनको देते हैं ये तो लोगों को फैसला करना है। अब वो चुनाव जीत रहे हैं तो उनके नंबर अच्छे हैं, जो चुनाव जीत रहा है उसके नंबर अच्छे हैं। पर बहुत बार लोग चुनाव जीत और हार कैसे जाते हैं। अब जहां तक बात 24 का चुनाव है, किसी को भी नहीं पता था कि वो 40 या 50 हजार वोटों जीते थे। अगर लोगों को आकांक्षा ऐसी होती कि 40-50 का ही अंतर है तो मुझे लगता है वो चुनाव हार गए होते। 70,000 का, और मेरे ख्याल से 4 बजे तक तो वो हार भी रहे थे, आखिरी के समय में वो जीत के चुनाव उनकी किस्मत के अंदर था। और वो एक बात इसमें मैं जरूर कहूंगा, आपको याद होगा पिछले चुनाव में उन्होंने ये कहा था भाई ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है। इस बार चुनाव उन्होंने लड़ा, तब उन्होंने कहा भाई ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है। अभी मैं देख रहा था कहीं नारनौल या कहीं वो कह रहे थे कि भाई एक पारी और मैं खेल सकता हूँ। तो भाई सांसद जी हर बार अपनी पारी को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मोदी जी 75 पार राजनीति कर रहे हैं। बट उन्होंने ये कहा था, मोदी जी ने कतई एक बार भी नहीं कहा है कि ये मेरा जीवन का आखिरी चुनाव है, पर राव इंद्रजीत जी 2 बार कह चुके हैं। मतलब आप 2029 में भी राव को देख सकते हैं मैदान में। वो स्वयं कह रहे हैं, मेरा देखना ना देखने से तो जी कुछ पड़ता है नहीं, पर उन्होंने खुद ये कहा कि भी एक पारी और मैं खेल सकता हूँ। और हाँ, जहां तक बात भूपेंद्र यादव जी की है, मैं तो कहूंगा कि उन्होंने जो ये अरावली वाला ये लोग लेकर आए, ये हम सब लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता था। सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज किसी के पास है, मुझे लगता है आज देश के अंदर तो उनके पास है, क्योंकि वो फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। एनवायरनमेंट का काम उनके पास है। आज लोगों के पास सांस नहीं ले पा रहा है हमारा ये जो दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है, और ये समस्या पहले 2 महीने की थी, अब ये 4 महीने की बन गई है। एक बड़ी बात है, अगर आरआरटीएस का काम पूरा हो जाता तो प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती और साथ साथ जो एक्सीडेंट होते हैं इस हाईवे पर उनसे भी मुक्ति मिलती, काफी एक्सीडेंट कम हो जाते। लेकिन अभी तक आरआरटीएस का भी एक पिलर नहीं लगा है। कहीं न कहीं विपक्ष की आवाज भी कमजोर रही है, सत्ता पक्ष तो कमजोर रहा ही है। नहीं आरआरटीएस तो है ही जी, पर उसके अलावा आप देखिए कितने पेड़ काटे जा रहे हैं आए दिन, जो सबके सामने है। आप देखिए अरावली के अंदर कितने लोगों के फार्म हाउस बने हुए हैं, क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा कितने लोगों ने वहां बना रखे, उसको तोड़ने का काम नहीं सरकार द्वारा किया जाता। तो मेरा ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट आज पोर्टफोलियो किसी के पास है तो भूपेंद्र यादव जी के पास है, क्योंकि आज लोग क्या कहते हैं, भाई तुम हमें रोड दो ना दो चलने के लिए, पीने का पानी भी लोग किसी तरह से टैंकर से कर लेते हैं, पर स्वच्छ हवा तो दे दो। आपके रेवाड़ी के विधायक ने विधानसभा में कह दिया कि तीसरे दिन पानी आ रहा है रेवाड़ी में, मुझे जल कर दे दो। हाँ तो भर ली उन्होंने, सच को तो स्वीकार कर लिया। उनको तो मुझे बड़ी बात है, ये तो सच स्वीकार किया है। ये तो मैंने पिछली बार कहा था, पर मैंने उसके बाद उनसे सवाल किया था, मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। 11 साल बाद ये आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप ये बात कह रहे हैं कि 11 साल बाद 3 दिन पानी छोड़ के आता है। इससे शर्मनाक क्या होगा
कि लोगों को जब हम कहा करते थे, आपको याद होगा मैंने एक बार इस बात को उठाया था और मैंने ये कहा था कि भाई हमारे लक्ष्मण यादव जी भी मेरे पड़ोस के अंदर ही यहीं रहते हैं, उनको मेरी इसके अंदर मदद करना चाहिए। तब उन्होंने कहा था भाई मैं तो कोसली से चुनाव लड़ता हूँ, मुझे रेवाड़ी से क्या है। अब देखिए किस्मत है, आज वो रेवाड़ी के विधायक हैं और आज वो मान रहे हैं इस बात को। तो क्या है कि उस बात को आज बड़ी कर रहे हैं विधानसभा में तो जी, पर उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए। जी जी, ये शर्मनाक भी है और दुखदायक भी है कि वो इस पे अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे जी। और एटलीस्ट उनको मैं तो आपके माध्यम से ये कहूंगा, एक बार रामगढ़ भगवानपुर जाएं। अगर रामगढ़ भगवानपुर के लोग उस जमीन को वापस कर देते हैं तो आपके पास पीने के पानी बनाने की जो समस्या है वो वापस आकर वहीं खड़ी हो जाएगी। घड़ी की जो सुई है वो वापस आकर वहीं चली जाएगी जहां से आपने शुरुआत की थी। मतलब संवादहीनता खत्म होनी चाहिए। दोस्तों, आपने पूर्व विधायक चिरंजीव राव को सुना। एआईसीसी के सेक्रेटरी के रूप में भी इनसे बातें हुई, राजस्थान के सह प्रभारी के रूप में भी इनसे बातें हुई और हरियाणा के पॉलिटिशियन के रूप में भी। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि चिरंजीव राव का साक्षात्कार, इनकी बातें आपको कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद।